Welcome back to SR competition classes. As you all know that here I am इशिका शुक्ला और मैं आपको यहाँ पर RRB ग्रुप की केमिस्ट्री के लिए डील कर रही हूँ. हमने पिछले कॉन्सेप्ट्स में मैटर को, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को कवर अप किया, उसी के साथ में हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस को कवर अप किया है. और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते अब हम अपने जिस टॉपिक पर आ गए हैं आज, वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, इसके क्वेश्चंस हम करेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही नहीं, इसमें आने वाले और भी कॉन्सेप्ट, यानी कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या फिर हम यूं कहें कि जितने भी हमारे लॉ के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरीज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, आज हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे. वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था और क्या रेशियो है, कौन सी चीजें उसमें पढ़नी है. तो केमिस्ट्री में जैसे ही केमिकल रिएक्शन शुरू होता है, फिजिकल केमिकल चेंजेस शुरू होते हैं, तो वहां पर तुरंत ही हमें सबसे पहले ये सिखा दी जाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और ये केमिस्ट्री में ही नहीं, ये हर जगह अप्लाई होती है. किसी भी चीज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर, सिर्फ हम उन चीजों को चेंज कर रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं. जैसे हमने अगर कोई पेपर जला दिया, तो पेपर जलाने के बाद हम क्या कहेंगे कि हमने पेपर को खत्म कर दिया? नहीं, हमने सिर्फ पेपर के फॉर्म को चेंज किया है, क्योंकि वो जो पेपर है जलने के बाद उसने थोड़ी तो रेजिड्यू प्रोड्यूस किया, बाकी सारा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में कह सकते हैं, इवॉल्व हो गया. किसमें? एटमॉस्फेयर में. लेकिन फिर भी वो है, क्योंकि हमने उसके जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको चेंज किया, उसको केमिकली चेंज किया. लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने किसी चीज को डिस्ट्रॉय करा है, तो वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग. ठीक है, ना हम कोई चीज बना सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसको चेंज कर सकते हैं. तो इसी लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे. और ये लॉ का स्टेटमेंट अगर मैं बताना चाहूँ तो वो क्या होती है? मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. तो इसका सीधा फंडा ये है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारा चल रहा है, जैसे A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स दोनों मतलब दूसरी तरफ होंगे. रिएक्ट जितना एटम कर रहा है, प्रोड्यूस भी उतना ही एटम करेगा. ये बात बस हमें ध्यान रखनी है और इसी के साथ में हमको आगे बढ़ना है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम आज का देख लेते हैं कि क्या कह रहा है. व्हाट इज द नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन? किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है भाई? ठीक है, देख लेते हैं. टू इंडिकेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन विच दीज रिएक्ट. क्या उसकी वॉल्यूम को बताने के लिए रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं. टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए ये रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है. टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बैलेंस करने के लिए किया जाता है. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बेटा मैं आपको बता दूं, वो क्या कहती है कि कोई भी मॉलिक्यूल कहीं से भी आ जाए, उसका केमिकल फॉर्मूला हमेशा डेफिनेट होता है, चेंज नहीं होता है. आगे हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है, टू इंडिकेट द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो मासेस का रेशियो है वो इंडिकेट करने के लिए. बेटा देखो ऐसा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड में जो रिएक्शन अगर बैलेंस होती है तो मास एकदम सेम रहता है. तो क्या सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है? डेफिनेटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करवाने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. तो क्या सेटिस्फाई ही करवाना है? नहीं, नेचर की जो लॉ है उस पर चलना है, इसीलिए केमिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई किया जाता है, बैलेंस किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा. Which law states that mass cannot be produced or destroyed in a chemical reaction? कौन सी लॉ ये बताती है कि मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? कौन सी लॉ बताती है? अभी हमने पढ़ा है, बताइए. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताती है, इनवर्स प्रोपोर्शन बताती है, एनर्जी कंजर्वेशन बताती है, कंजर्वेशन ऑफ मास बताती है. साफ साफ जब यहाँ पे लिखा है मास, तो हमारी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये स्टेटमेंट उसी का है जिसमें वो कहते हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो डी जो है वो हमारा इसका सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू. और आप इस क्वेश्चन के साथ में एक चीज और देख लें, ये हमारा RRB JE 2019 में शिफ्ट 3rd में रिपीट हुआ क्वेश्चन है.
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ होता है उसको हमें और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो चीजें रिपीट होती रहती हैं बेटा, ठीक है। तो हमारा जो लॉ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, बताइए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ एवोगैड्रो, मतलब एवोगैड्रो की लॉ पे बेस्ड है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम की लॉ पे बेस्ड है, या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग सीधे सीधे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड है। इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो वो एवोगैड्रो की लॉ पर बेस्ड है। इसी तरीके से सारी लॉ एक एक केमिकल फॉर्मूला के ऊपर या प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, सारी लॉ एक जगह पे अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जैसे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात हो रही है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड? केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एकदम सेम रहता है, ये क्या है, मतलब किसने बताया, क्या है ये? क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है? क्या ये प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है? क्या ये केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ है? या ये मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल है? तो बेटा जैसे ही कह दिया गया मास, तो हमें आंसर पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। क्या होगा ये? मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो क्वेश्चंस, मतलब कोई एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, वो चीज सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट की किस तरीके से आ सकता है कि और मास के ऊपर किस तरीके से कौन कौन से स्टेटमेंट को बदल बदल के पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा सकती हूँ। देखिए, अगर आप पानी, रेन वाटर ले लो, प्योर वाटर ले लो, आरओ का पानी ले लो, कोई भी पानी कहीं से भी आ जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्या? हाँ, उसमें प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी चेंज हो जाएगा, उसका टीडीएस चेंज होगा, बहुत सी चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O, है ना, H2O। क्यों? जैसे हम कई बार जब जगह चेंज करते हैं तो हमें पानी का टेस्ट डिफरेंट लगता है, तो क्या उसका फॉर्मूला बदल जाता है? नहीं बेटा, उसका फॉर्मूला नहीं बदलता है। जो बदलता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ उसमें प्रेजेंट मिनरल्स, उसमें प्रेजेंट जो चीजें होती हैं वो बदलती है। तो पानी का फॉर्मूला थ्रू आउट यही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला यही रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का यही रहेगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन अगर वाटर में बढ़ा दोगे तो वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, बिल्कुल ही डिफरेंट कंपाउंड है H2O से। तो ये हमें बताती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स द सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड, इट विल ऑलवेज कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन रेशियो बाय मास। यानी कि कहीं से भी कोई चीज आती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो वही रहेगा। या फिर मैं आपसे कहूं, अगर आपने कोई भी चीज को जलाया और उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकली, या हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकली, या पेड़ों से जो रिएक्शन हो रहा है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल कर रहे हैं, सबका फॉर्मूला क्या रहेगा? CO2, ठीक है। तो ये हमारी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस कहती है। इसी के कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने के लिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो? मैम आपने लॉ तो बता दी, ये नहीं बताया कि लॉ किसने दी थी। सही बात है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सामने आपको दिख रहा है RRB ग्रुप डी, RRB ALP एंड टेक, दोनों ही पार्ट्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप जानते हैं। देखो बेटा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछ लेंगे, या और भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ये लॉ कि मतलब इन साइंटिस्ट ने कौन सी लॉ दी थी, मतलब उसको उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेंगे, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो किसने दी है? एंटोनी लेवोशियर ने दी है, जोसेफ फ्रॉस्ट ने दी है, रॉबर्ट बॉयल ने दी है, जैक्स चार्ल्स ने दी है। बेटा इट इज वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट कि जोसेफ फ्रॉस्ट ने हमको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोले या डेफिनेट प्रोपोर्शन बोले, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रूल ऑफ कांस्टेंट रेशियो वाज गिवन बाय, कांस्टेंट रेशियो का रूल किसने दिया था? वही सेम क्वेश्चन आपसे डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा जा रहा है,
वही और वो सारे क्वेश्चन हम आपसे लेकर आए और आप देख लीजिए आरआरबी जेईई में वही सेम क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया। क्या होगा इसका आंसर? सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम चीजें हैं, तो क्या होगा आंसर? जॉन डेल्टन होगा, जोसेफ एल प्रोस्ट होगा, एंटोनी लेवोशियर होगा या जोन्स जैकब होगा? तो बेटा सीधी बात है, जोसेफ एल प्रोस्ट, इनका पूरा नाम यही है, पीछे वाले ऑप्शन में एल नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे लगा दिया है, तो यही इनका पूरा नाम है, कोई दूसरा इंसान नहीं है, इन्हीं ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में हमें जज करना पड़ेगा कि क्या होगा एक्चुअली। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ केमिकल मैटर हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं, मतलब गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, ये सारे ले लो, कोई भी ले लो, उनका जो केमिकल मैटर होता है उसका मतलब अगर हम गोल्ड देखें तो गोल्ड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, सिल्वर देखें तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, कार्बन देखें तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका मास डिफरेंट होगा। तो क्या ये बात हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बताई थी? देखो बात तो सही है, लेकिन कांस्टेंट प्रोपोर्शन ने ये बात हमें नहीं बताई थी। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा हो गया भाई रॉन्ग। दूसरा पढ़ लेते हैं। Atoms combine in the ratio of a small whole number to form compounds in a chemical matter. Atom सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, जैसे H2 + O2 गिव H2O, C + O2 गिव CO2। सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं, फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं करते हैं। तो क्या ये बात हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ने बताई थी? इन केमिकल मैटर एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास। केमिकल मैटर में एलिमेंट्स हमेशा, एटम्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलते हैं। क्या ये बात हमें बताई थी? मुझे लग रहा है यही बात बताई थी, क्योंकि जहां बात मास की आती है वहां हम कंजर्वेशन लगा देते हैं, जहां पे फिक्स प्रोपोर्शन की बात आती है, मास के फिक्स प्रोपोर्शन की बात आती है, वहां पे हम कौन सी लॉ लगाएंगे? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लास्ट स्टेटमेंट में पढ़ेंगे, एटम्स इन अ केमिकल मैटर आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड। एटम्स जो हैं वो ना ही बनाए जा सकते हैं ना बिगाड़े जा सकते हैं। ये बात सही तो है, लेकिन बताई किसने है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताई गई है। तो भाई बताइए कि सही आंसर क्या होना चाहिए? सी जो है वो सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स अ गिवन केमिकल सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स दैट आर कंबाइंड इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। इनमें से कौन सी लॉ, कौन सा रूल ये बताता है कि केमिकल सब्सटेंस हमेशा सेम एलिमेंट्स को डेफिनेट प्रोपोर्शन में देखेगा? फिर वही बात, डेफिनेट प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जैसे ही ये बात आएगी, किसने दी थी ये लॉ? लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो है, एलिमेंट कॉम्बिनेशन रूल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। जहां डेफिनेट की बात आई वहां पे हमने कांस्टेंट रेशियो या डेफिनेट रेशियो या फिक्स्ड रेशियो, कहीं कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो इसमें सही हो जाएगा। और ये आप देख लीजिए कि एक ही क्वेश्चन को, एक ही कॉन्सेप्ट को, आप भी इस टाइप के क्वेश्चन को 2-3 बार देखते देखते बोर हो जाओगे कि अरे वही बात घूम घूम के आ रही है, लेकिन रेलवे बोर नहीं हो रहा। ठीक है, वो पूछेंगे उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछेंगे, और हो सकता है अगली बार को दूसरी लैंग्वेज लगा ले। तो हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ऑल सैंपल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के सारे ही सैंपल्स कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन अ मास ऑफ 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी आए, उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 3:8 होगा। ये एग्रीमेंट किसने दिया था? फिर से पूछ लिया, ये एग्रीमेंट किसने दिया? अब की किसमें पूछा है? आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट फर्स्ट में पूछ लिया। ठीक है मैम, अब तो समझ में आ गया है, कितनी बार इसी चीज को समझे। अब तो हमें ऑप्शन भी ऐसे करके पढ़ने नहीं है, बस पता है क्या? कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट बात पूछी तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कंजर्वेशन ऑफ मास, म्यूचुअल प्रोपोर्शन, एनर्जी कंजर्वेशन, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर। अब हमारे इसी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टार्ट होता है टॉपिक, जो कि हमारी दी हुई सबसे पहली थ्योरी है केमिस्ट्री में, सबसे पहली थ्योरी जो हमने पढ़ी है एटम के ऊपर बेस्ड, मैटर के ऊपर बेस्ड, वो हमें किसने दी थी? डाल्टन ने दी थी, और इसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने हमें बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ बातें बताई थी। इन्होंने कहा था कि सारा मैटर, दुनिया में जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको बोलते हैं एटम। ठीक है, पहली बात इन्होंने ये बोली थी। फिर इन्होंने ये कहा कि एटम जो हैं वो सेम एलिमेंट के सेम केमिकल प्रॉपर्टी देंगे, सेम
सेम एलिमेंट के जो एटम हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी देंगे। सीधी बात है, कार्बन कहीं से भी ले आओ उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ठीक है। इवन केमिकल प्रॉपर्टी कह दो, फिजिकल प्रॉपर्टी तो अगर कार्बन का एलोट्रॉप है तो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। उसी के बाद में इन्होंने ये कहा अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट से आ रहा है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी बोल दें या फिजिकल प्रॉपर्टी बोल दें, वो डिफरेंट रहेगी। सही बात है, आयरन ले लो, सिल्वर ले लो, है ना, लोहा ले लो, चांदी ले लो, कॉपर, कुछ भी ले लो, सबका कलर अलग है, सबकी प्रॉपर्टी अलग है ना, सबको एक साथ नहीं कंपेयर कर सकते। और इन्होंने कहा एटम इज इनडिविजिबल, साफ साफ कहा एटम इज इनडिविजिबल, जो इनकी इस इनडिविजिबल जो इनकी लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से इंस्पायर होने के बाद इन्होंने हमें ये बात बताई कि जो एलिमेंट्स हैं वो एटम्स जो हैं वो कंबाइन करके एक फिक्स्ड मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिस मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर चेंज हो रहा है तो वो सब्सटेंस ही पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो सकता। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो इन्होंने हमें बताई हैं। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से पूछी गई हैं ये बातें। तो आ गया है क्वेश्चन हमारा पहला इसी का, डाल्टन्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन विच रूल, किस पर बेस्ड है, फिक्स रेशियो पे, केमिकल कॉम्बिनेशन पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे या मास कंजर्वेशन पे। भाई देखो ये क्वेश्चन फिर से आप देख लीजिए, आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है, 2018 शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड, यानी कि वही सेम क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, वही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, तो स्किप कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या कह रहे हैं, किस पे बेस्ड था ये रूल, सीधी बात है, अभी मैंने आपको बताया ये जो है वो फिक्स्ड रेशियो के ऊपर बेस्ड था। डाल्टन की थ्योरी यही बता रही है, एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो टू गिव अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हमें क्या एक्सप्लेन करती है। अभी तो आपको एक्सप्लेन किया है, जल्दी से एकदम वीडियो को पॉज किया करिए, तुरंत पढ़ने लगो, है ना, अपने आप को तुरंत चेक करने लगो। अभी एक बार हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, तुरंत चेक करो कि अभी आप खुद सॉल्व करेंगे, खुद से पढ़ के देखेंगे, बाकी मैं तो करा ही रही हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन एंड केमिकल कॉम्बिनेशन, क्या इन्होंने हमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और केमिकल कॉम्बिनेशन ये दोनों पे ही बेस्ड थी। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड फिक्स प्रोपोर्शन, क्या ये मास कंजर्वेशन और फिक्स प्रोपोर्शन दोनों पे बेस्ड थी। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डेफिनेट रेशियो, केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ और डेफिनेट रेशियो दोनों पे, देखो केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि सब्सटेंसेस फिक्स होल नंबर रेशियो में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाती हैं, और फिक्स प्रोपोर्शन ये कहता है कि सब्सटेंसेस जो हैं वो हमेशा एटम से एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल देंगी जिसका फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं हो सकता। लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन एंड केमिकल कॉम्बिनेशन, तो बेटा ये जो हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ये किस पर बेस्ड है, ये लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन पे और केमिकल कॉम्बिनेशन पे पूरी तरीके से बेस्ड था, ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन और केमिकल कॉम्बिनेशन पे पूरी तरीके से बेस्ड है, तो डी जो है हमारा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स मेथड, इसमें से डाल्टन के मेथड से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, सही चीज निकाल, मतलब सारे स्टेटमेंट को पढ़ के उसमें से सही स्टेटमेंट निकालना, ट्रू स्टेटमेंट निकालना, फॉल्स स्टेटमेंट निकालना, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं कई बार। The molecule of the same element have the same atomic mass and size but are not of the same chemical nature. सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स जब बनेंगे तो उनका एटॉमिक मास भी सेम रहेगा, साइज भी सेम रहेगा, लेकिन केमिकल नेचर सेम नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, केमिकल नेचर भी सेम होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो डाल्टन एटॉमिक के ऊपर बेस्ड नहीं है। मॉलिक्यूल इज डिविजिबल इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, भाई मॉलिक्यूल कब से डिविजिबल हो गया, एटम डिविजिबल होता है, गलत बात है बिल्कुल। द एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एलिमेंट इज डिफरेंट, मॉलिक्यूल का अगर एटम निकालो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन को अलग अलग कर लो, तो
द एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम एलिमेंट, हाँ सेम एलिमेंट का मतलब कार्बन कार्बन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो सकता है, नहीं, डाल्टन ने नहीं बताया था, जबकि एटम का मास डिफरेंट हो सकता है और उसी केस को हम आइसोटोप बोलते हैं, जो कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया था। हो गया एक और कॉन्सेप्ट तैयार, ठीक है। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये बात तो कहीं सुनी सुनी लग रही है, बिल्कुल अभी अभी सुनी थी जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी शुरू करी थी, ठीक है। तो ये जो है हमारा सही आंसर है, करेक्ट है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स मेथड। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट में कौन सा नहीं है, अब हमें ये निकालना है। चलो ठीक है, तो क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, अलग अलग एटम की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है फिजिकल और केमिकल, अभी मैंने आपको यही बात बताई थी, लेकिन कह रहे हैं नॉट, गलत कॉन्सेप्ट निकालना है। डाल्टन ने ये बात बोली थी कि डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट और सेम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम, ठीक है भाई, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो सही है अकॉर्डिंग टू डाल्टन। एटम्स कंबाइन इन प्रोपोर्शन टू स्मॉल इंटीजर नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड, एटम जो है वो छोटे छोटे सिंपल प्रोपोर्शंस में कंबाइन करके जो है वो कंपाउंड बनाते हैं, सही बात है, ये भी होता है। एटम आर इनविजिबल पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, एटम्स जो है वो इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो दिखते नहीं है, इनविजिबल, और उनको ना ही बनाया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो ये तो बात सही है, इन्होंने यही कहा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, स्मॉल पार्टिकल्स, इनविजिबल और इंडिविजिबल पार्टिकल, दोनों ही बातें इन्होंने बोली थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो चौथा स्टेटमेंट क्या है, ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल, नहीं, जल्दी में जब करेंगे ना तो दिमाग में आएगा नहीं ये भी स्टेटमेंट तो सही है, क्वेश्चन गलत है, अब नंबर मिल जाएगा, अरे नहीं भाई रुको जरा देख लो एक बार, मॉलिक्यूल से नहीं एटम से बना हुआ है, ये बात यहाँ पे गलत है, देख रहे हो कितनी छोटी सी चीज में चेंज है, मॉलिक्यूल से नहीं, सारे सब्सटेंसेस एटम से बने हुए हैं, तो ये बात हमें डाल्टन ने नहीं बताई थी, यानी कि ये हमारा सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे बेटा, Which among the following told about the indivisibility of an atom? एटम की इंडिविजिबिलिटी के बारे में किसने बताया, डाल्टन ने, गोल्डस्टीन ने, बोहर ने, रदरफोर्ड ने, अभी तो दिमाग चल जाएगा क्योंकि डाल्टन की थ्योरी पढ़ रहे हैं, हाँ डाल्टन ने बताया था, लेकिन जब पूरा सिलेबस दिमाग में इकट्ठा हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट इकट्ठा हो जाएंगे, तब हम भूलने लगेंगे, तो याद रखें रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की और पूरे एटॉमिक मॉडल की डिस्कवरी करी थी, जिसको सही करने वाले बोहर थे, जिन्होंने शेल्स के बारे में बताया, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस और प्रोटॉन के बारे में बताया था, रदरफोर्ड ने शेल्स के बारे में बताया, गोल्डस्टीन इन्होंने प्रोटॉन को इन्वेंट किया, इन्होंने बताया कि एक छोटा सा पार्टिकल है कहीं पे जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसकी पूरी थ्योरी हम एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे, ठीक है। और डाल्टन, यही तो है आंसर, तो हमें पहले से पता था, लेकिन सारी चीजें एक बार क्लियर होनी चाहिए कि किसने क्या बताया है, ठीक है। ई गोल्डस्टीन ने हमें प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया था, जिसको कैरी फॉरवर्ड रदरफोर्ड ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो भी है इंपॉर्टेंट बहुत है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास यहाँ जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, और वही क्वेश्चन बेटा देखो ऐसा है ना, एक सिलेबस की लिमिटेशन होती है, वो एक लिमिट क्रिएट हो गई है, अब उसी सर्कल से घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर हम उन प्रीवियस ईयर के पेपर को भी देख लें तो हमारी तैयारी हो जाती है, लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपर को देखने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या तरीका क्या है, हमने इधर से क्वेश्चन पढ़ा इधर आंसर देख लिया, नहीं बेटा ये कोई प्रीवियस ईयर के पेपर को देखने का तरीका नहीं है, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखने का तरीका है कि हमने उस क्वेश्चन को पढ़ा और उसके कॉन्सेप्ट को समझा कि उसके सारे ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, वही सेम क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो रिपीट हो जाए, ठीक है, उसका उसी कॉन्सेप्ट को रिपीट करके पूछा जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज रिजल्ट ऑफ मास कंजर्वेशन लॉ, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट मास कंजर्वेशन मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड है, ठीक है। एटम जॉइन इन प्रोपोर्शन टू स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड, एटम जो है वो प्रोपोर्शन में ज्वाइन करके कंपाउंड बनाते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, भाई ये सही बात तो डाल्टन की है, लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेट नहीं कर रही। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, सारा मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिसको बोलते हैं एटम, बात ये भी सही है,
एंड एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय। ये बात हमारी इससे रिलेट कर रही है। तो यानी कि एटम सबसे छोटा है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको बना नहीं सकते। यही सेम बात हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कही गई। केमिकल रिएक्शंस में हमेशा हर चीज बैलेंस्ड होती है, उसको बना नहीं सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है डैश प्रपोज्ड ईच एलिमेंट हैज अ पर्टिकुलर एटॉमिक मास। किसी ने हमें बताया हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास है। फिर से दिमाग चला गया, मैम डेल्टन सही आंसर होगा। सही, बढ़िया। सिर्फ पर्टिकुलर एटॉमिक मास के बारे में हमें किसने, पर्टिकुलर एटॉमिक मास हो, एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, डिफरेंट होती है, एटम की बात हो, किसने बताया? डेल्टन ने बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे बेटा। Which scientist provided the basic theory about the nature of matter? कौन से साइंटिस्ट ने बेसिक थ्योरी के बारे में बताया था मैटर के नेचर के? एंटोनी लेवोशियर, जोसेफ प्रॉस्ट, डेमोक्रिटस या जॉन डेल्टन? हमें नेचर ऑफ मैटर यानी कि मैटर किससे बना है, मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें किसने बताया है? जॉन डेल्टन ने बताया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जोसेफ प्रॉस्ट मत लगा देना। तो आज हमारे ये कितने 17 क्वेश्चंस बेटा हमने जो कवर अप करे हैं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से थे। इसी के साथ हम और भी क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करवाते रहेंगे। आपको अच्छे से सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को, और प्रॉपर लेक्चर्स आपको देखने हैं। फिक्स टाइम बना लीजिए कि इस टाइम पे हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, आप में से बहुत से लोग वर्किंग भी होते हैं, तो वर्क के साथ में चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन एक शेड्यूल बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, दिन में 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं, दिन में 3 घंटे निकल रहा है, 2 घंटे निकल रहा है, वो भी निकाल लो, उससे भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ना पढ़ने से तो कुछ पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ में आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच।